Hello everyone, myself Rahul Vyas from PSC अड्डा। मेरे साथियों, नाउ अभी आप सभी जानते हैं कि भारत इंडिया के नॉर्थ की साइड में उत्तर की ओर एक विशाल पर्वतमाला हमें अवस्थित मिलती है जिसका नाम है हिमालय। बहुत ही ग्रेट हम कहें कि यहाँ पर पर्वतमाला है हिमालय। तो आखिर भौगोलिक रूप से जब हम देखते हैं तो ये जो हिमालय पर्वतमाला है, आखिर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, आखिर ओरिजिन किस प्रकार से हुआ है, ये भी जानना हमारी जियोग्राफी के सिलेबस में होता है। इसलिए इंडियन ज्योग्राफी की आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हिमालय की उत्पत्ति के बारे में, ओरिजिन ऑफ हिमालयाज। इसी पर हम बात करने वाले हैं आज की क्लास में और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले यहाँ पर बात आएगी हिमालय के ओरिजिन के बारे में। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो जो हिमालय है, ठीक है, वो बहुत ही बड़ी पर्वतमाला है। तो आखिर ऐसा तो नहीं होगा कि यह कि कुछ क्षणों में या फिर हम कहें कि कुछ ही समय में यहाँ पर इसका जो है निर्माण हो गया होगा, ठीक है। तो हिमालय को उत्पन्न होने में कई कालों का यहाँ पर समय गुजरा है, बहुत लंबा जो है टाइम पीरियड यहाँ पर लगा है हिमालय की उत्पत्ति के बारे में। तो लॉन्ग टाइम जो है यहाँ पर लगा है, याद रखिएगा, बहुत ही लंबे लंबे कालों से जो है गुजर कर यहाँ पर हम कहें कि एक लंबी जो है प्रोसेस यहाँ पर संपन्न हुई, उसी के बाद हिमालय पर्वत जो है यहाँ पर अस्तित्व में आया। अगर हम बात करते हैं हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों के बारे में तो यहाँ पर दो ही सर्वमान्य सिद्धांत हैं। एक तो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत काफी प्रसिद्ध है इस लिए कि हिमालय की उत्पत्ति इसी सिद्धांत के अकॉर्डिंग हुई है। दूसरा यहाँ पर सिद्धांत आता है मॉर्गन और आइजैक महोदय का प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत। इन दो ही सिद्धांत से हम यहाँ पर यह समझ पाते हैं कि आखिर जो हिमालय है पर्वतमाला वह किस प्रकार से अस्तित्व में आई हुई होगी। सबसे पहले बात करते हैं आखिर हम इन्हीं जो है दो सिद्धांतों के बारे में कि आखिर किस प्रकार से हिमालय बना है। अगर हम देखते हैं तो हिमालय के निर्माण की पूर्व स्थिति कुछ इस प्रकार से थी। सबसे पहले अगर हम बात करें कोबर के भूसन्नति सिद्धांत की तो यहां पर बात आएगी उस समय की स्थिति की जब हमारे पृथ्वी पर कुछ भौगोलिक जो है यहाँ पर हम कहें कि पूर्णतः पृथ्वी अलग थी। किस प्रकार से अलग थी, देखिए, जब यहाँ पर वैगनर का सिद्धांत अगर आपने पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि वैगनर के अनुसार जो है पूरा जो हमारा अर्थ था उस पर एक ही महाद्वीप अस्तित्व में था जिसका नाम था पैंजिया महाद्वीप। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जो पैंजिया महाद्वीप था वह कुछ समय पश्चात जो है दो भागों में यहाँ पर टूट गया था। उत्तर में यहाँ पर था लोरेशिया और दक्षिण में था गोंडवाना लैंड, ठीक है। लोरेशिया को अंगारा लैंड भी कहा जाता है और गोंडवाना लैंड। तो दो भागों में पैंजिया महाद्वीप जो है टूट गया था और इसके बीच में ही यहाँ पर अवस्थित था तेतीस सागर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये तेतीस सागर था यही यहाँ पर इस सिद्धांत का महत्वपूर्ण केंद्र है। सबसे पहले अगर हम बात करें कोबर के भूसन्नति सिद्धांत की तो जो कोबर महोदय हैं इन वैज्ञानिकों ने यहाँ पर एक कथन कहा है, देखिए ध्यान से सुनिएगा। इन कोबर महोदय ने कहा है कि जो भूसन्नतियां होती है, भूसन्नतियां वे क्या होती हैं, पर्वतों के निर्माण का पालना होती है, ठीक है। तो इनका जो कथन है ये इस प्रकार से है कि भूसन्नतियों जो होती है वह पर्वतों का पालना होती है। तो अब इसका मतलब क्या है, देखिए, जो ये महोदय हैं इनके अनुसार ये माना गया है कि जो भूसन्नतियां होती है उन्हीं से पर्वतों का जन्म होता है। जैसे कि अगर आज वर्तमान में आप बहुत सारे पर्वत देखेंगे, रोकी पर्वत, एंडीज पर्वत, कॉकेशस पर्वत, इसके अलावा एटलस पर्वत और हमारा जो हिमालय पर्वत है वह सभी जो है इन्हीं भूसन्नतियों के कारण यहाँ पर जन्म लिया होगा। तो ये यहाँ पर कहते हैं। अब भूसन्नति का मतलब क्या है, देखिए, जो भूसन्नति होती है वह क्या होते हैं, लंबे, गहरे, संकरे और छिछले, यहां पर ये जलीय भाग होते हैं। मैं यहां पर लिख देता हूं, संकरे, छिछले, जलीय भाग होते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहां पर आप समझ पाएंगे कि ये जो कोबर का भूसन्नति सिद्धांत है ये रिलेटेड है 33 भूसन्नति से। यहां पर ये कहता है कि जो 33 सागर है ना, ठीक है, यही क्या है 33 भूसन्नति होती है। अब 33 भूसन्नति का मतलब क्या है, यहां पर मैंने आपको बताया भूसन्नति क्या होती है, लंबे, गहरे, संकरे, छिछले जलीय भाग होते हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये जो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड जो था ना, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो जो 33 सागर है वह इसके बीच में बिल्कुल यहां पर एक तरीके से
गहरा, पतला और एक संकरा क्षेत्र था जहां पर जल भरा हुआ करता था उस समय, पुराने समय में लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व यहाँ पर इस प्रकार की यहाँ पर स्थिति थी हमारी अर्थ पर। तो अंगारा लैंड और गोंडवाना जो लैंड था, इन दोनों के बीच में एक 33 सागर मौजूद था जिसे हम कहते हैं 33 भूसन्नति। तो इसी भूसन्नति के होने के फलस्वरूप क्या हुआ, हमारे हिमालय का निर्माण हुआ है, ये कहा है कोबर के भूसन्नति सिद्धांत की वजह से। अब ये आखिर इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो है हिमालय किस प्रकार से जन्म लिया है समझिएगा थोड़ा सा। जो 33 भूसन्नति 7 करोड़ वर्ष पूर्व अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के बीच जो है यहाँ पर मौजूद थी, ठीक है, जो बिल्कुल एकदम हम कहें कि संकरा जो है जलीय क्षेत्र था। इसमें क्या हुआ कि यहाँ पर अनेक जो है हम कहें कि अर्थ पर होने वाली जो घटनाएं थी विभिन्न प्रकार की, उनसे जो लोरेशिया, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड का ये जो स्थल वाला पार्ट था, इसका यहाँ पर हम कहें कि क्षरण हुआ होगा। तो उस समय जो क्षरण हुआ था, तो उस समय जो है अवसादों का यहाँ पर जमाव होने लग गया। अवसाद का मतलब होता है जो टूटे हुए हिस्से होते हैं, चाहे वह छोटे कंकड़ पत्थर, बड़े कंकड़ पत्थर इत्यादि स्थल पार्ट के पार्ट्स होते हैं। तो जो ये अवसाद हुआ करते थे इन्हीं अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के, वह अलग अलग टाइम पीरियड में क्या होने लग गए, इसी जो 33 सागर था, 33 भूसन्नति, इसमें क्या होने लग गए, यहाँ पर जमा होने लग गए, यानी कि निक्षेपण होने लग गया। तो इस प्रकार से जब यहाँ पर अवसादों का इसमें जो है हम कहें कि जमाव होने लग गया, और ये जब घटना बहुत ही लंबे टाइम पीरियड तक होती रही, तो जो 33 सागर था, जो संकरा क्षेत्र था जलीय भाग, उसमें जब धीरे धीरे आप अवसाद को डालेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर जो जलीय भाग है वह एक लैंड भाग में यहाँ पर तब्दील हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब धीरे धीरे जो जलीय भाग होता है उसमें अगर हम मिट्टी डालते रहते हैं तो वहां पर वो एक हम कहें कि स्थल पार्ट जैसा ही हो जाता है। तो इसी प्रकार की क्रिया यहाँ पर कुछ हुई थी। तो जब यहाँ पर 33 भूसन्नति थी, तो यहाँ का जो क्षेत्र था उसमें जैसे जैसे अवसादों का जो है जमाव होने लगा बड़े पैमाने पर, तो यहाँ पर जो अवसाद थे उनका क्रमशः क्या होने लग गया, अवतलन होने लग गया, यानी कि अवसाद जो होने लग गए वह क्या होने लग गए, यहाँ पर जमा होने लग गए। और जो पूरा क्षेत्र था उसमें क्या है, इसी प्रकार से अवसादों का जमा हुआ, और इसी के फलस्वरूप यहाँ पर ये जो एक के ऊपर एक जब अवसाद जमे तो यहाँ पर जो पर्वत नुमा एक आकृति का यहाँ पर जन्म हुआ। तो इसी प्रकार से कुछ यहाँ पर पूरी क्रिया हुई हिमालय के निर्माण के बारे में। तो ये है एक कोबर का भूसन्नति सिद्धांत, जिसमें मुख्य रूप से कहा है कि 33 भूसन्नति के होने के फलस्वरूप ही 7 करोड़ वर्ष पूर्व इस प्रकार की जो स्थिति थी उसमें अवसादों के जमा होने की वजह से ही यहाँ पर क्या हुआ, जो यहाँ पर भूमियां थी उनमें यहाँ पर हम कहें कि एक तरीके से अवसादों का जमा होने लग गया, और यहाँ पर जब निक्षेपण की क्रिया ज्यादा होने लगी तो यहाँ पर जो पृथ्वी का एक अंतर्जात बल होता है, ठीक है, भू संचलन की क्रिया होती है, तो उसके फलस्वरूप जो स्थल भाग पार्ट था वह क्या हो गया, ऊपर की ओर उठ गया, और इसी वजह से हिमालय पर्वत अस्तित्व में आ गया। तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर हिमालय और जो क्यूनलुन पर्वत श्रेणी है हमारे भारत के ऊपर ही, ठीक है, हिमालय और काराकोरम श्रेणी, ये सभी जो है इसी प्रकार से यहाँ पर अस्तित्व में आई। तो ये है एक महत्वपूर्ण सिद्धांत कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। आशा करता हूं कि पहला सिद्धांत आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सिद्धांत है मॉर्गन महोदय वैज्ञानिक और आइजैक साइंटिस्ट का, ठीक है, इनका जो सिद्धांत है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, ठीक है। तो जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ये हम कहें कि ज्यादातर जो है मान्य सिद्धांत है हिमालय के निर्माण में। अब ये सिद्धांत क्या है, देखिए आप सभी को पता होगा कि हमारी अर्थ पर जितने भी महाद्वीप है, ठीक है, या फिर जो महासागरीय वाला क्षेत्र है, सभी जो है क्या है, वह किसी न किसी प्लेट पर जो है हम कहें कि एक तरीके से तैर रही हैं। तो यहाँ पर ये कहा है कि हमारी पृथ्वी पर अनेक जो है प्लेटें मौजूद हैं प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अकॉर्डिंग, और वे सभी प्लेटें जो है क्या हो रही हैं, मैग्मा पर तैर रही हैं। तो इसी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या है कि ये जो प्लेटें होती हैं या क्या करती हैं, मैग्मा के ऊपर जब तैर रही हैं तो वह एक स्थान से दूसरे स्थान जो है गतिशील होती हैं। तो इसी प्रकार से कुछ यहाँ पर पूरी क्रिया हुई थी प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के अकॉर्डिंग। अब इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या घटना घटित हुई थी, देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में, यहाँ पर गोंडवाना लैंड का जो है एक हिस्सा था, यहाँ पर आप देखेंगे तो इंडिया का जो प्रायद्वीपीय वाला पार्ट था ये यहाँ पर उस समय मौजूद था। अब ये जो है पूरी एक स्ट्रक्चर था उस समय 7 करोड़ वर्ष पूर्व के समय। तो यहाँ पर ये कहते हैं महोदय अपने सिद्धांत में कि जब ये जो पूरी क्रिया थी ये कुछ इस प्रकार से हुई थी कि ये जो है सभी महाद्वीप अपने अपने जो है पार्ट से अलग हुए थे, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो इंडिया था हमारा पार्ट, ये एक पूरी प्लेट इस प्रकार से उत्तर पूर्वी जो है दिशा की ओर जो है गतिशील हुई, और यहाँ पर ऊपर की ओर एक प्लेट मौजूद थी जो थी यूरेशियाई प्लेट, और ये थी इंडियन प्लेट। तो यहाँ पर दोनों ही प्लेटें आपस में इस प्रकार से गतिशील होकर जब इंडियन प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुई तो यहाँ पर वह जाकर यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा गई। तो इस प्रकार से पूरी जो
है यहाँ पर क्रिया होती है इस प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग 7 करोड़ वर्ष पूर्व समय हमारी पृथ्वी पर। और जब यहाँ पर आप सभी जानते होंगे कि प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के अकॉर्डिंग जब दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, अगर महाद्वीपीय प्लेटें, तो वहां पर किस चीज की उत्पत्ति होती है? पर्वतों के निर्माण की क्रिया होती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ कि इंडिया का जो ये छोटा आधा वाला पार्ट था, ठीक है, दक्षिण वाला पार्ट, वह इसी प्रकार से अलग अलग समय में 71 मिलियन ईयर्स एगो में यहाँ पर पहुंचा, फिर 55 मिलियन एगो ईयर में यहाँ पर पहुंचा, फिर इसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे ये उत्तर पूर्व जो है दिशा में यहाँ पर इसी प्रकार से जब गतिशील हुआ। और यहाँ पर उत्तर में मौजूद थी यूरोपियन या फिर हम कहें जो यूरेशियाई प्लेट थी, ठीक है, वो यहाँ पर मौजूद थी। तो यहाँ पर जाकर जो इंडियन प्लेट थी ये जाकर यहाँ पर टकराई, और यहाँ पर जाकर जब ये दोनों ही एक दूसरे की जो है विपरीत दिशा में यहाँ पर गतिशील थी, तो आपस में जब टकराई तो यहाँ पर क्या हुआ, जो हिमालय पर्वत था वह निर्माण हुआ। कैसे हुआ? देखिए यहाँ पर आप समझ पाएंगे कि जो हिमालय के पर्वत की उत्पत्ति से पहले इंडियन प्लेट बहुत पुरानी यहाँ पर लगभग इस प्रकार से जो है यहाँ पर गतिशील हुआ करती थी, और यहाँ पर एक प्राचीन महासागरीय भूपटल था, ठीक है, यूरेशियन प्लेट यहाँ पर थी। तो इस प्रकार से दोनों ही यहाँ पर आपस में जो है टकरा रही थी। तो यहाँ पर भारतीय प्लेट का जो अग्रभाग है वह कुछ इस प्रकार से आपस में यहाँ पर धंसना शुरू हो गया। बाद में यहाँ पर क्या हुआ कि जो इंडियन प्लेट थी, ठीक है, वह यहाँ पर यूरेशियन प्लेट से जो है टकरा रही थी अलग अलग टाइम पर। तो यहाँ पर धीरे धीरे ये जो प्लेट का हम कहेंगे जो टूटा हुआ पार्ट था वह अंतर्जात बल लगने की वजह से जो है आपस में टकराकर जो है क्या हुआ, ऊपर की ओर उठा। और इसी प्रकार से यहाँ पर जो उठाव वाला हिस्सा था वह यहाँ पर हम कहें कि जो वलन की क्रिया होती है, ठीक है, यहाँ पर पर्वतों के आपस में टकराने से जो प्लेटें टकराती है तो उससे यहाँ पर वलन की क्रिया होती है, यानी कि मोड़ उत्पन्न होते हैं, और इसी के फलस्वरूप यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन्स की उत्पत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर धीरे धीरे क्या होने लग गया, यहाँ पर जब ये पूरी क्रिया हुई तो यहाँ पर जो पर्वत की निर्माण यहाँ पर होना चालू हो गया। और यहाँ पर जो बीच वाला पार्ट था जिसमें यहाँ पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो यूरेशियाई प्लेट और इंडियन प्लेट के बीच यहाँ पर जो पार्ट था जिसमें यहाँ पर प्रभाव न के बराबर या फिर अल्प प्रभाव पड़ा, तो उसके बीच में ही यहाँ पर तिब्बत के पठार का भी उठाव हो गया, ठीक है। तो जो पार्ट जिस पर था कि जहां पर हम कहें कि कम प्रभाव पड़ा था तो वह तो तिब्बत के पठार के रूप में ही रह गया, परंतु यहाँ पर जो ज्यादा हम कहें कि वलन की जो क्रिया होती है, ठीक है, चट्टानों के मुड़ने की पूरी जो क्रिया होती है वह जब क्रिया यहाँ पर ज्यादा हुई तो इस पूरी क्रिया के दौरान जो हिमालय का क्षेत्र था वह क्या हो गया, ऊपर की ओर उठ गया, और यहाँ पर उसने एक पर्वत का रूप ले लिया, ठीक है। बहुत ही ऊंचाई पर जब स्थित कोई आकृति बन जाती है तो उसे हम पर्वत कहते हैं। तो इस प्रकार से जब आपके सारे कंसेप्ट अगर क्लियर होंगे तो आसानी से आपको यहाँ पर हिमालय के पर्वत की उत्पत्ति के बारे में यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो ये दो सिद्धांत प्रमुख अलग अलग दृष्टि से मैंने आपको समझाए हैं, तो दोनों ही यहाँ पर हम कहें कि ज्यादातर मान्य है हिमालय की उत्पत्ति से रिलेटेड। अब मैं चाहूंगा कि आप इस पूरी क्रिया को अब हम एक थोड़ी सा थ्योरी के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं, ठीक है। तो हिमालय के बनने की जो है पूरी प्रक्रिया मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं कि जो हिमालय के बनने की प्रक्रिया थी वह बहुत ही अलग अलग जो है टाइम पीरियड में यहाँ पर घटना हुई। आप जानते हैं कि हिमालय के जो अलग अलग पार्ट होते हैं, ठीक है, 4 पार्ट में उसे हम बांटते हैं, ट्रांस हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो ये अलग अलग पार्ट्स आप सभी जानते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि हिमालय के अलग अलग जो हम कहें कि पार्ट्स थे वह अलग अलग कालों में यहाँ पर निर्मित हुए थे। तो हिमालय जो इतनी बड़ी विशाल पर्वतमाला है वह किसी एक टाइम पीरियड में या एक ही काल का यहाँ पर परिणाम नहीं है, वह अनेक कालों से होकर गुजरी है। तो किस प्रकार से गुजरी है यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि देखिए, जो पृथ्वी पर जब हमारा यहाँ पर इयोसीन युग था और प्लायोसीन युग था, उस युग की अवधि के बीच 33 सागर जो अभी मैंने आपको बताया उसका तल क्या था, वह उथला होगा। उथला होने का मतलब ऊपर की ओर यहाँ पर उठ गया, ठीक है। तो 33 सागर का जल जब तल वह ऊपर उठ गया और उसके बेसिन में यानी कि उसका जो आधार तल है उसमें पर्वत के निर्माण की यहाँ पर हलचल होने लग गई। तो इन कालों में यहाँ पर विशेषकर घटना स्टार्ट हो गई थी। अब इन आंतरिक हलचलों के परिणाम स्वरूप जो है क्या हुआ, बाद में हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हुई। अब यहाँ पर क्या होता है कि हिमालय के जो उत्थान हुआ वह 5 कालों का यहाँ पर योगदान माना जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि जब हिमालय के पर्वत की उत्पत्ति हो रही थी तो ये 5 कालों से होकर जो है गुजरी है। अब कौन कौन से 5 कालों में हिमालय के निर्माण की उत्पत्ति हुई है, तो यहाँ पर एक काल तो था ऊपरी क्रिटेशियस, दूसरा यहाँ पर ऊपरी इयोसीन काल में घटना घटित हुई थी, तीसरा यहाँ पर प्लायोसीन काल में यहाँ पर घटना घटित हुई, फिर
प्लेस्टोसिन काल में और फिर यहाँ पर मध्यम आयोसीन काल में। तो ये अलग अलग कालों में यहाँ पर घटना हिमालय के बनने की पूरी क्रिया हुई है। जब आज वर्तमान में आप देखते हैं तो ये जो हिमालय है वह इन सभी कालों से होकर जो है गुजरा है जब हिमालय यहाँ पर बना है। तो आगे देखते हैं हम एक एक करके जो है इन कालों के बारे में कि कब कौन सा हिमालय बना है। तो सबसे पहले जो दो यहाँ पर काल है, ऊपरी क्रिटेशियस काल और ऊपरी इयोसिन काल, इन दोनों में ही यहाँ पर क्या था कि जो कुछ चट्टानें थी, ठीक है, इन कालों में नारी, गज और मुर्री, ये सभी जो चट्टानें थे इन सभी का जो है यहाँ पर जमाव देखा गया। यानी कि जो ऊपरी क्रिटेशियस और ऊपरी इयोसिन काल था उन समय ये जो अलग अलग चट्टानें थी या इनके नाम है चट्टानों के, तो ये सभी क्या हो गई यहाँ पर आपस में जो है हम कहें कि जमना शुरू हो गई। तो यहाँ पर इन सभी का जो है निक्षेपण की क्रिया यहाँ पर देखी गई इन कालों में। इसके बाद जो तीसरा यहाँ पर काल था मध्य मायोसीन काल, इसमें यहाँ पर क्या हुआ कि इस वाले काल में जो तैतीस सागर था इसके अवशेष पूर्ण रूप से क्या हो गए, विलुप्त हो गए। यानी कि तैतीस सागर जो था वह पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, क्योंकि उसमें जो अवसाद है वह क्या हो गया, भर गया। भरने के फलस्वरूप वह सागर से लैंड में तब्दील हो गया, ठीक है, स्थल भाग में। और हिमालय के दक्षिण में एक छोटी सी खाड़ी की यहाँ पर उत्पत्ति हो गई, ठीक है, यानी कि एक तरह से यहाँ पर खाड़ी जो है निर्मित हो गई और इस खाड़ी में नदियों द्वारा जो है निक्षेप एकत्रित किए गए। अब ये खाड़ी कौन सी थी, देखिए आज वर्तमान में आप जो हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान देखते हैं ना, जहां पर यूपी महाराष्ट्र यूपी गुजरात एमपी का ऊपर वाला पार्ट और राजस्थान वाला जो क्षेत्र और पश्चिम बंगाल तक ये पूरा फैला हुआ है। तो यहाँ पर जो मैदान वाला जो क्षेत्र है वह इसी खाड़ी में यहाँ पर मौजूद था। तो यहाँ पर ये जो खाड़ी उस समय यहाँ पर बनी थी, तो इसी खाड़ी में क्या हुआ कि जो अलग अलग नदियां थी हिमालय से निकलने वाली, जैसे कि जस्ट लाइक गंगा नदी, फिर इसके अलावा उसकी अन्य सहायक नदियां और भी हमारे एमपी की भी सहायक नदियां हैं। तो ये जो सभी सहायक नदियां थी जो उस समय यहाँ पर बहा करती थी, तो ये सभी जो नदियां क्या करती थी उनके द्वारा जो है अवसाद के कण लाए जाते थे। तो ये सभी जो है अवसाद इसी प्रकार से खाड़ी में यहाँ पर क्या कर देती थी, निक्षेप एकत्रित कर देती थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर निक्षेप एकत्रित करना चालू कर दिया और इसी के बाद यहाँ पर आगे जो नेक्स्ट काल था प्लायोसिन काल, उस समय जो है यही निक्षेप जो क्या थे वह प्लायोसिन काल के अंत तक ऊपर उठ गए और यहाँ पर एक नई जो है पर्वत श्रृंखला, ठीक है, हिमालय का ही फोर्थ पार्ट शिवालिक जो है पहाड़ियां, यहाँ पर इनका निर्माण हुआ। तो जो उत्तर भारत का विशाल मैदान है वह भी इसी प्रकार से खाड़ी में निक्षेपण जो है होने के फलस्वरूप जो है यहाँ पर निर्मित हुआ और जो शिवालिक चोटी है, ठीक है, हिमालय का जो चौथा पार्ट है वह भी इसी प्रकार से यहाँ पर जन्म लिया है। उसके बाद जो है यहाँ पर लास्ट जो है काल था प्लायोसिन काल हिमालय का। इसमें क्या है कि इस काल में जो पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है हिमालय की, उसका यहाँ पर उत्थान हुआ और कश्मीर घाटी, इसका भी निर्माण यहीं पर इसी समय हुआ, ठीक है। कश्मीर घाटी को वर्तमान में हम करेवा नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है पूरी क्रिया जो है अलग अलग कालों में यहाँ पर हुई है हिमालय से रिलेटेड। बाकी आप जो है इसका डिस्क्रिप्शन ज्यादा देख पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है कि हिमालय अनेक कालों से होकर जो है गुजरा है और बहुत सारी घटनाएं यहाँ पर घटित हुई है। अब अगर हम देखते हैं कि जो हिमालय है उसमें बहुत सारी जो है चट्टानें हमें मिलती हैं, तो इनमें भी कौन कौन सी चट्टानें, किस प्रकार की चट्टानें, मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूँ कि यहाँ पर जो चट्टानें हैं वे सभी प्रारंभिक टर्शरी चट्टानें, समुद्री चट्टानें हैं, ठीक है। अब ज्यादातर जो तृतीय युग था उसमें हिमालय की यहाँ पर उत्पत्ति हुई थी। तो यहाँ पर जो चट्टानें मौजूद थी उसे हम क्या कहते हैं, टर्शियरी चट्टानें, ठीक है, तृतीय चट्टानें भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो टर्शियरी चट्टानें थी ना हिमालय की, वह क्या थी, समुद्री प्रकार की चट्टानें थी। यानी कि समुद्र में आज वर्तमान में आप देखते हैं समुद्र में स्थित चट्टानें, उसी प्रकार की जो टर्शियरी चट्टानें भी यहाँ पर थी। तो जिनमें उथले और गहरे जल निक्षेप यहाँ पर शामिल थे, यानी कि जो नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए जो अवसाद के कण थे वह सभी जो है इसमें यहाँ पर चट्टानों में मौजूद थे। तो इस प्रकार की चट्टानें यहाँ पर हिमालय के क्षेत्र में अवस्थित थी। और उत्तर पश्चिम में स्थित जो इयोसिन चट्टानें हैं हिमालय में वह सभी भी समुद्री चट्टानें ही हैं। और जो मुर्री चट्टानें हैं हिमालय में वह नदी सागर के मिलन स्थल पर निर्मित चट्टानें हैं, यानी कि जहाँ पर नदियाँ जो है मिलती हैं वहाँ पर जो निर्मित चट्टानें होती हैं वह किस प्रकार की चट्टानें हैं, तो जो मुर्री चट्टानें हैं वह इसी प्रकार की नदियों के द्वारा निर्मित चट्टानें हैं। तथा जो शिवालिक चट्टानें हैं हिमालय में वह किस प्रकार की चट्टानें हैं, वह भी नदीय चट्टानें हैं, यानी कि नदी के द्वारा ही बनाई गई
चट्टानें। तो इस प्रकार की हिमालय में मिलने वाली जो अलग अलग चट्टानें हैं वह अलग अलग प्रकृति की चट्टानें हैं। कुछ समुद्री चट्टानें हैं तो कुछ यहाँ पर नदी के द्वारा बनने वाली चट्टानें। तो ये तो एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है, बाकी ज़्यादा यहाँ पर हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है। आगे बात करते हैं, हिमालय में बहुत सारी जो चट्टानें मिलती हैं उसमें एक महत्वपूर्ण चट्टानें आती हैं क्वार्टरनी समूह की चट्टानें। ज़्यादातर जो हमें मिलती हैं, देखिए हिमालय की जो चट्टानें उसमें टर्शरी क्रम की चट्टानें आती हैं और यहाँ पर क्वार्टरनी जो क्रम की चट्टानें हैं वह सभी यहाँ पर आती हैं। तो जो क्वार्टरनी क्रम की जो चट्टानें हैं, समूह की चट्टानें, इसमें यहाँ पर दो प्रकार की चट्टानें हमें मिलती हैं। एक मिलती है हमें प्लेस्टोसिन क्रम की चट्टानें, ठीक है, जो प्लेस्टोसिन काल के समय जो है बनी थी, और दूसरी मिलती है वर्तमान क्रम की चट्टानें, यानी आज जो हम यहाँ पर हिमालय के क्षेत्र में जो चट्टानें मिलती हैं वे सभी वर्तमान क्रम की चट्टानें में आ जाती हैं। जो होलोसिन काल, एक काल जो था उस क्रम में यहाँ पर होलोसिन काल में यहाँ पर निर्मित हुई थी, ठीक है। तो क्वार्टरनी समूह की चट्टानें दो प्रकार की। अब सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि प्लेस्टोसिन जो क्रम की चट्टानें थी, तो यहाँ पर देखिए क्या है कि अलग अलग जो है इसी प्लेस्टोसिन काल में अलग अलग क्रियाएं यहाँ पर हुई है। जब यहाँ पर हिमालय की जो है उत्पत्ति हो रही थी तो यहाँ पर बहुत सारे जो है हम कहें कि हिम नदों का विस्तार इस समय हुआ था, ठीक है। हिमनद यानी कि ग्लेशियर, इन ग्लेशियरों का जो है यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ था प्लेस्टोसिन काल में ही, और इसी हिम नदों के विस्तार के साथ साथ यहाँ पर क्या हुआ था कि तापमान में बाद में गिरावट आने लग गई। स्वाभाविक यहाँ पर हम कहें कि थोड़ा सा टेम्परेचर जो है इस हिमालयी क्षेत्र का यहाँ पर गिरने लग गया, ठीक है, तापक्रम कम हो गया। तो पहले तो कुछ काल समय में तो यहाँ पर क्या हुआ, हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियर का विस्थापन हुआ, फिर यहाँ पर कुछ समय बाद जो है तापमान में कमी आ गई, और वहां पर फिर तापमान में कमी आने के बाद जो है कुछ और जो है यहाँ पर अलग अलग स्थितियां होने लग गई, जैसे कि पशु जीवन व वनस्पतियां जो थी यहाँ पर हिमालय में मौजूद उस समय वह क्या होने लग गई, यहाँ पर प्रभावित होने लग गई तापमान में कम होने की वजह से। इस प्रकार से यहाँ पर चेंजेस आने लग गई। इसके साथ साथ यहाँ पर इसी जो प्लेस्टोसिन काल था इसमें क्या हुआ कि जो हिमानियाँ थी, ठीक है, ग्लेशियर से उतरने वाली, हम कहें कि एक तरीके से उसका जो छोटा पार्ट होता है जो हिमानिया हम कहते हैं, तो हिमानियों से क्या हुआ कि यहाँ पर जब तापक्रम कम हुआ तो यहाँ पर क्या होने लग गया, एक तरीके से हम कहें कि यहाँ पर ग्लेशियर पिघलने लग गए। तो ग्लेशियर पिघलने से क्या हुआ कि हिमानियों से जल यहाँ पर प्रवाहित होने लग गया, और जल प्रवाहित जब हुआ ग्लेशियर से तो यहाँ पर क्या हुआ, उनसे झीलों का निर्माण होने लग गया, ठीक है। तो जो हिमालयी क्षेत्र था, जब प्लेस्टोसिन क्रम की चट्टानें या फिर हम कहें प्लेस्टोसिन काल जो था, उस समय यहाँ पर अनेक क्रियाएं यहाँ पर हो रही थी, जिसी का विवरण मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर फिर बाद में हिमानियों के से जल प्रवाहित होने के बाद झीलों का निर्माण हुआ, और इसी के साथ साथ इसी समय कश्मीर घाटी का भी निर्माण हुआ, ठीक है। कश्मीर जो घाटी आज की तारीख में वर्तमान में हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर के इलाके में, विशेषकर कश्मीर वाले क्षेत्र में हमें मिलती है। तो जो आज हमें कश्मीर घाटी देखते हैं तो उसका निर्माण भी इसी समय प्लेस्टोसिन काल में हुआ था, ठीक है। इसका नाम हम जानते हैं, इसे हम कहते हैं करेवा, ठीक है। तो यहाँ पर जो करेवा राशि है, या एक तरीके से जो करेवा ये जो घाटी है कश्मीर घाटी, वह भी इसी समय बनी थी। अब मैं यहाँ पर एक बार चाहूँगा कि आपको करेवा जो घाटी है इसकी लोकेशन यहाँ पर बता दूँ। आप यहाँ पर देख पाएंगे ये है जम्मू कश्मीर का भौगोलिक मैप, और यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो वृहद हिमालय है, ठीक है, हिमालय के तीन आपको पार्ट, अलग अलग श्रेणियां मिलती है, काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और पीर पंजाल। पीर पंजाल तो यहाँ पर मध्य हिमालय वाले जो है पार्ट की श्रेणी है। तो जो पीर पंजाल और यहाँ पर आपको मिलेगी ऊपर जास्कर श्रेणी, ठीक है। तो जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल के जो है बीच में ही आपको यहाँ पर मिलेगी कश्मीर के समीप स्थित जो है कश्मीर की घाटी, जिसे हम कहते हैं करेवा। तो यहाँ पर जो है करेवा जो है घाटी आपको मिलेगी वर्तमान में। तो ये जो करेवा घाटी थी, या स्टार्टिंग में जब यहाँ पर हलचलें हो रही थी तो उस समय तो ये एक लेक थी, झील थी। बाद में जो है इसमें अवसाद जमा होते गए, और जमा होने के फलस्वरूप यहाँ पर ये एक लैंड के रूप में यहाँ पर तब्दील हो गई। तो यहाँ पर इस प्रकार से कश्मीर घाटी का यहाँ पर निर्माण हो गया था। तो इसके साथ साथ प्लेस्टोसिन जो कालक्रम था जहां पर ये चट्टानें निर्मित हो रही थी, तो उस समय यहाँ पर कुछ और भी प्रमुख जो है घटनाएं घटित हुई थी, जैसे कि प्लेस्टोसिन काल में निक्षेपण होते होते थार डेजर्ट में भी यहाँ पर हमें जो है इसके यहाँ पर जमाव मिले हैं। इसके अलावा जो कच्छ का रण है, ठीक है, जो पहले समुद्र का भाग था और बाद में अलग अलग कालों में यह निक्षेपों से भर गया, और वर्तमान में आज एक स्थलखंड वाला क्षेत्र है। जैसे कि आप यहाँ पर देख पाएंगे गुजरात वाले इलाके में आपको कच्छ का रण मिल जाएगा, रन ऑफ कच्छ, जो काफी अच्छा दिखाई देता है। तो ये सभी जो है घटनाएं भी प्लेस्टोसिन काल में ही हुई थी, उस समय जब ये चट्टानें बढ़ रही थी। सेकेंड जो टाइप था यहाँ पर वो था वर्तमान क्रम की चट्टानें।
अब देखिए वर्तमान जो क्रम की चट्टानें हैं, ये जो आज की तारीख में हम कहें कि हिमालय में मिलने वाली चट्टानें थी, वह भी यहाँ पर निरंतर अलग अलग कालों में यहाँ पर बन रही थी। तो इसके बारे में हम कुछ डिटेल देख लेते हैं कि ये जो क्रम की चट्टानें थी, इसकी निर्माण प्रक्रिया क्या है, आज भी जारी है। डेली यहाँ पर हलचलें होती रहती हैं हिमालय वाले क्षेत्रों में, और चट्टानें बनती और बिगड़ती रहती हैं। वर्तमान में आप देखेंगे तो तटीय जो बालू का स्तूप हमें मिलते हैं इन चट्टानों में, ठीक है। बालू का स्तूप क्या होते हैं, आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर हवा के द्वारा जो है बनने वाली स्थलाकृति होती है बालू का स्तूप। इसके अलावा नदियों के निक्षेपण से भी जो है इस प्रकार के स्तूप जो है बन जाते हैं। तो बालू का स्तूप जो तटीय वाले क्षेत्र होते हैं तथा नदियों के मुहानों का जो निर्माण होता है, जहां पर नदियां जो है गिरती है, इन सभी जो है आदि प्रक्रियाएं यहाँ पर क्या होती हैं, कार्यशील होती रहती है वर्तमान क्रम की चट्टानों में। तो ये सभी जो है घटनाएं यहाँ पर घटित हो रही थी इसी वर्तमान क्रम की चट्टानें जब बन रही थी। इसके साथ साथ आप देखेंगे तो ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी और पेरियार जो प्रमुख नदियां हैं हमारे इंडिया की, वह अपने अपने मुहानों पर भी क्या कर रही थी, कांप का विशाल निक्षेप, ठीक है। कांप क्या है, कांप मिट्टी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो कांप मिट्टी का विशाल निक्षेप जो है क्या कर रही थी, एकत्रित जो है कर लिया गया है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो बहुत ही अलग अलग प्रकार की अलग अलग क्रियाएं जो है इस वर्तमान क्रम की जो चट्टानें थी, यानी कि विशेषकर होलोसीन जो कालक्रम था उस समय यहाँ पर ये घटनाएं घटित हुई हैं। और इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी में आप देखेंगे तो तटीय भागों पर बालू का स्तूप का भी जमा हो गया था, और ऐसी और कई जो है प्रक्रियाएं निरंतर होती गई हैं और अभी भी वर्तमान में होती रह रही हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की सभी क्रियाएं यहाँ पर इन वर्तमान क्रम की चट्टानों में हुई हैं। अब यहाँ पर ये सारी जानकारी हिमालय के बारे में थी। आखिर हम बात करेंगे हिमालय के महत्व के बारे में। आखिर हिमालय क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए इंपॉर्टेंस ऑफ हिमालय जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये इंडिया के संदर्भ में है। सबसे पहले अगर हम बात करें हिमालय के महत्व के बारे में, तो यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप पहले हिमालय के लोकेशन देख लीजिए। देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे ये हमारा है महान भारत, और यहाँ पर आप पूर्व में देखेंगे यहाँ पर बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम में आपको मिलेगा अरेबियन सागर, अरब सागर। इसके अलावा बहुत सारे कंट्रीज तो आपको मैंने बता दिए हैं, अलग अलग जो बाउंड्री शेयर करते हैं हमारे इंडिया के साथ साथ। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इंडिया के नॉर्थ में आपको पूरी जो जम्मू कश्मीर से लेकर यहाँ पर ये पूरी यहाँ पर इस प्रकार से अरुणाचल प्रदेश तक यहाँ पर ये पूरी जो पर्वत श्रृंखला है, हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये फैली हुई है। तो इस प्रकार से नॉर्थ में पूरी ये फैली हुई है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक चीज तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी, जो हिमालय है वह भारत की एक प्राकृतिक एवं राजनीतिक यहाँ पर सीमा बनाता है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यहाँ पर यही आ जाता है कि हमारा जो हिमालय है, ग्रेट हिमालय, वह क्या करता है, भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है, बहुत सारे जो कंट्रीज हैं भारत से लगे हुए, उन सभी में क्या करते हैं हिमालय, वह प्राकृतिक नेचुरल रूप से एक बाउंड्री बनाता है, क्योंकि उत्तर में पूरा जो है हिमालय इस प्रकार से फैला हुआ है। एवं राजनीतिक जो है सीमा भी ये बनाता है, क्योंकि इसी जो है पॉलिटिकल रूप से यहाँ पर ये क्या कर देता है, हमें उत्तर वाला जो हम कहें कि एक तरीके से जो एशिया है उससे हमारी जो बाउंड्री है उसको यहाँ पर ये अलग कर देता है। तो शेष एशिया से ये हमें अलग करता है, इसलिए ये प्राकृतिक से रूप से भी हमारी जो बाउंड्री है सीमा तय करता है। इसके अलावा राजनीतिक रूप से भी ये सीमा बना देता है। तो इस प्रकार से फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर आ जाता है कि इस प्रकार से हिमालय हमारा लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्राकृतिक रूप से जब ये हमारी बाउंड्री बनाता है तो आप देखेंगे कि छोटी मोटी यहाँ पर कोई पर्वत श्रृंखला नहीं है, बहुत बड़ी विशाल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला ये विश्व में है, और इसी वजह से यहाँ पर ये महत्वपूर्ण भी हो जाती है। आगे अगर हम बात करें तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है हिमालय के बारे में, कि जो भारत की जलवायु है, हमारा जो इंडिया का क्लाइमेट है, ठीक है, जो भारत की उष्णकटिबंधीय जलवायु है, उसको निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है। अब महत्वपूर्ण भूमिका क्यों हो जाती, देखिए यहाँ पर क्या होता है कि हमारा जो इंडिया है उसमें जब ठंड का सीजन होता है, जाड़े का जो महीना होता है, उन जाड़ों में क्या होता है कि यहाँ पर जो ध्रुवीय हवाएं होती हैं ठंड के समय, ध्रुवीय यानी कि पोल्स की तरफ से हवाएं जो है हमारे इंडिया की तरफ यहाँ पर आती है उत्तर से। तो यहाँ पर जब ध्रुवीय हवाएं हमारे भारतीय भूभाग में प्रवेश करती है तो वहां पर ये जो हिमालय है, काफी विशाल जो हिमालय है, तो वह क्या कर लेता है, इन हवाओं को हमारे इंडिया में प्रवेश करने से रोक देता है। तो जिसके फलस्वरूप क्या होता है, भारत, हमारा इंडिया जो है इन ध्रुवीय पवनों से, हवाओं से यहाँ पर प्रकोप से बच जाता है। और इस प्रकार यहाँ पर जब हमारे यहाँ पर ठंड होती है तो ये ठंडी हवा यहाँ पर नहीं आती है, तो यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है। तो
इस प्रकार से यहाँ पर टेम्परेचर को गिरने से हिमालय क्या कर लेता है, बचा लेता है, तो प्रकोप से बचा लेता है। इस वजह से भारत की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय वह एक जैसी बनी रहती है। तो इस प्रकार से भारत की जलवायु को बनाने में भी जो है हिमालय का अपना जो है रोल है। इसी के साथ साथ यहाँ पर इसी प्रकार से जब हमारे इंडिया में वर्षा का काल होता है, ठीक है, हमारे यहाँ पर जब बरसात का समय होता है तो उस समय हिमालय क्या करता है, मानसूनी हवाएं, ठीक है, आप सभी जानते हैं कि हमारे इंडिया में दक्षिण पश्चिमी जो है जो मानसूनी पवनें होती हैं उनसे यहाँ पर हवाएं होती हैं, ठीक है। हवाएं जब हमारे इंडिया में प्रवेश करती है तो उन्हीं हवाओं से हमारे इंडिया में क्या होती है, वर्षा होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं उत्तर की ओर आती हैं तो यहाँ पर क्या करता है, जो हिमालय है वह यहाँ पर इनको ऊपर की ओर जाने से रोक देता है। तो यहाँ पर जब ये ऊपर जाने की से रोक देता है तो आपने एक वर्षा का टाइप पढ़ा होगा, पर्वतीय प्रकार की वर्षा। तो हिमालय भी इसी प्रकार से यहाँ पर मानसूनी हवाओं को रोकता है और रोक कर हमारे भारतीय भूभाग में क्या कर देता है, फिर यहाँ पर पर्वतीय वर्षा या हम कहें कि पर्याप्त वर्षा यहाँ पर इससे करवा देता है। तो इस प्रकार से वर्षा कराने में भी हमारा जो हिमालय है वह इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज्यादातर हमारा जो इंडिया है उसमें क्या की जाती है, कृषि की जाती है। तो कृषि जो है वर्षा पर डिपेंडेंट है। इसी वजह से हमारे लिए जब कृषि इंपॉर्टेंट है, वर्षा भी इंपॉर्टेंट है, तो हिमालय भी इसमें जो है अपना एक सहयोग देता है। तो इस प्रकार से हिमालय महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और पॉइंट आता है कि हिमालय जो है वह क्या करता है, नदियों को सतत वाहिनी यानी कि लगातार क्या करता है, बहने में भी यहाँ पर उसकी जो है मदद करता है। अब आप सभी जानते हैं कि ज्यादातर जो नदियां होती है वह क्या निकलती हैं, ग्लेशियर से, यानी कि बड़े बड़े जो हिमनद होते हैं, बर्फीले क्षेत्र या बर्फीले पर्वत जो होते हैं उन्हीं से यहाँ पर क्या निकलती हैं, नदियों का उद्गम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो हिमालय है उसमें ज्यादातर हमें जो है ग्लेशियर मिलते हैं। तो यहाँ पर जो हिमालय है उनसे जब ग्लेशियर से नदियों का उद्गम होता है तो जैसे कि आप देखेंगे हिमालय में आपको मिलेंगे बहुत सारे ग्लेशियर। उनमें से आप सभी जानते हैं कि जो गंगा है नदी, इसके अलावा सिंधु नदी, इसके अलावा सतलज नदी और उनकी जो अन्य सहायक नदियां, उन सभी का जो उद्गम है वह भी हिमालयी पर्वतीय क्षेत्रों से ही होता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि यहाँ पर जो हिमालय है वह नदियों को सतत वाहिनी यानी कि लगातार जो है बहने के लिए उनमें यहाँ पर मदद करता है। जैसे जैसे हिमालय में जो मौजूद ग्लेशियर हैं वह पिघलते रहते हैं, तो पिघलने के पश्चात जो है वह जल के रूप में यहाँ पर तब्दील हो जाते हैं, और फिर जब जल नदियों में प्रवेश करता है तो वहां पर जो नदियां हैं वह क्या हो जाती हैं, साल भर यहाँ पर फिर बहती रहती हैं। आप सभी जानते हैं कि जैसे कि सतलज नदी, यमुना नदी, गंगा नदी, ये सभी जो है नदियां हमारे उत्तरी वाले जो है इलाके में यहाँ पर बहती रहती हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन्हीं नदियों पर हम क्या करते हैं, फिर नहरों का निर्माण करते हैं और नहरों के माध्यम से हम क्या करते हैं, फिर वहां पर सिंचाई करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो हिमालय है वह नदियों को बनाने में या फिर हम कहें कि उसको लगातार वर्ष भर जो है प्रवाहित होने में यहाँ पर मदद करता है, और जिनसे हम क्या करते हैं, फिर अपना आर्थिक जो है महत्व यहाँ पर फुलफिल होने लग जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और बात आती है कि जब नदियां निरंतर बहती रहती हैं तो हिमालय की जो नदियां हैं जब वह निरंतर बहती हैं तो अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसादों को यहाँ पर लाती रहती हैं। जब अवसादों का मतलब उसमें मिट्टी, कंकड़, पत्थर, बालू सभी जो इत्यादि शामिल होते हैं, तो अवसादों को जब वह लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाती हैं तो वह क्या करती हैं, उत्तर भारत में उपजाऊ जो है जलोढ़ मैदानों को यहाँ पर इनका निर्माण कर देती हैं, ठीक है। तो जो जलोढ़ मैदान होते हैं वह भी इसी प्रकार से नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों से निर्मित होते हैं। तो इस प्रकार से जो जलोढ़ मैदान हमारे उत्तर भारत में स्थित हैं वह सभी जो है कृषि उपजाऊपन की जो दृष्टि से वह महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इस वजह से आप देखेंगे कि ज्यादातर जो उपजाऊ मैदान है, जलोढ़ मैदान, वह हमें उत्तर वाले इलाके में मिलते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र वाला एरिया, इसके अलावा सिंधु नदी वाला जो तंत्र है वह सभी जो है उत्तर वाले क्षेत्र में हमें मिलते हैं। तो उत्तर भारत का जो विशाल मैदान है वह भी इसी प्रकार से नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद होते हैं उनके जमने से यहाँ पर निर्मित हुए। तो इस प्रकार से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हिमालय से जो है निकलने वाली नदियां और यहाँ पर मैदानों का निर्माण होना, तो ये सभी इंपॉर्टेंट रखता है। इसके बाद भी यहाँ पर कुछ पॉइंट्स और आते हैं, जैसे कि जो हिमालय है वह क्या है, विविध संसाधनों के विकास का भी यहाँ पर संभावित प्रदेश है। विविध संसाधनों का मतलब देखिए, जैसे कि जो हिमालय है उसमें बहुत सारे अलग अलग जो है खनिज पदार्थ हमें मिलते हैं। धात्विक खनिज पदार्थों के रूप में हम देख पाते हैं कि यहाँ पर कोबाल्ट, निकेल, बिस्मिथ, इसके अलावा यहाँ पर तांबा, जस्ता, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये जितने भी अलग अलग खनिज पदार्थ हैं, धात्विक खनिज, जिनसे हमें क्या प्राप्त होती है, धातुएं प्राप्त होती है। तो वे सभी जो है
पदार्थ क्या हमें इसी प्रकार से हिमालय के जो पर्वतीय क्षेत्र है उसमें हमें मिलते हैं, चट्टानों से हमें प्राप्त होते हैं। परंतु देखिए यहाँ पर क्या है कि जो हिमालय की संरचना है ये बहुत ही जटिल संरचना है। तो जटिल भूगर्भिक संरचना होने के कारण यहाँ पर क्या होता है, इन धात्विक खनिज जो खनिज होते हैं इनका हम उत्खनन नहीं कर पाते, यानी कि हम इनको निकाल आसानी से नहीं पाते, क्योंकि अभी भी हमारे पास इतनी अच्छी डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम हिमालय पर्वत को आसानी से खोज सके। ठीक है, बहुत ही हमें मेहनत यहाँ पर करनी पड़ जाती है। तो इस प्रकार से खनिजों का उत्खनन अभी भी यहाँ पर संभव नहीं हो पा रहा है, परंतु यहाँ पर खनिजों का विशाल भंडार है। इसी के साथ साथ यहाँ पर और भी जो है हम कहें कि विविध संसाधन मौजूद है, जैसे कि अधात्विक खनिज पदार्थों के रूप में हमें मिलते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। इसके अलावा और भी जो है अधात्विक खनिज जिनसे हमें धातुएं तो प्राप्त नहीं होती है, परंतु महत्वपूर्ण यहाँ पर एनर्जी रिसोर्सेज हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो ये सभी जो है संसाधन भी यहाँ पर मौजूद है हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में, परंतु हम उसको निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये सभी हमारे लिए आज की तारीख में वर्तमान में आर्थिक, ठीक है, दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि हम इनसे जो है व्यापार करते हैं और अपना हम कहें कि जो आर्थिक महत्व है वो हम यहाँ पर फुलफिल कर पाते हैं। तो ये सभी इंपॉर्टेंट रखता ही रखता है। इसके साथ साथ जो हिमालय है उसमें वन संसाधन से भी ये जो है बहुत ही हम कहें कि परिपूर्ण इलाका है। देखिए हिमालय में क्या है कि बहुत सारी अलग अलग जो है यहाँ पर पेड़ पौधे वनस्पतियां हमें मिलती हैं, जैसे कि सागवन, शीशम, ठीक है, सागवन, शीशम, देवदार, इसके अलावा यहाँ पर लोरेल, ठीक है, इसके अलावा नेलिया, फिर बांस इत्यादि हम कहें कि बहुत सारी ढेरों प्रकार की वृक्षों की जो है प्रजातियां तथा वहां पर वनस्पतियां जो हमें मिलती हैं, छोटे से लेकर बड़े वृक्ष से ज्यादातर विशालकाय वृक्ष हमें जो है यहाँ पर मिलते हैं। तो ये सभी जो है वन क्या है, आर्थिक दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा हम कहें कि अत्यधिक उपयोगी हो जाते हैं। इसके अलावा भी हम कहें कि हिमालय जो है उस पर्वतीय श्रृंखला में हम बहुत सारी जो है दुर्लभ प्रकार की जो जड़ी बूटियां हैं वह भी यहाँ पर हमें मिल जाती हैं। तो ये जो जड़ी बूटियाँ होती हैं वह हमारे लिए आयुर्वेदिक जो हम कहेंगे ट्रीटमेंट होता है, उस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करने में बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं जड़ी बूटियाँ। जैसे कि आपने उदाहरण के लिए जो रामायण हम कहें कि महाकाव्य है उसमें यहाँ पर देखा होगा कि जब जो हनुमान जी होते हैं वह लक्ष्मण जी को बचाने के लिए ही एक पर्वत को यहाँ पर तोड़ कर लाते हैं, क्योंकि उनसे ही जड़ी बूटियों से यहाँ पर उपचार हो सकता है। तो इसी प्रकार से भी जो जिस पर्वत श्रृंखला का हम कहें कि विवरण हमें मिलता है वह क्या है, हिमालय पर्वत श्रृंखला ही का ही विवरण हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर विविध प्रकार की अनेक जड़ी बूटियां जो है मौजूद हैं, जिनके बारे में आज भी हमें वर्तमान में ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वनस्पतियों के मामले में, पेड़ पौधों के मामले में, जड़ी बूटियों के मामले में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा भी हम कहें कि हिमालय जो क्षेत्र है इसमें अनेक शीतोष्ण घास जो मैदान होते हैं, ठीक है, विशेषकर जो शीतोष्ण घास भूमियां होती हैं वह भी यहाँ पर हमें मिलती हैं। तो ये जो घास भूमियां होती हैं यहाँ पर क्या होते हैं कि हम पशुओं को जो है चरा सकते हैं। तो इन्हीं जो है विशेषकर पर्टिकुलर पशुओं के लिए भी यहाँ पर घास भूमियां अवस्थित होने की वजह से हम अलग अलग जो पशु यहाँ पर मिलते हैं हमें, जैसे कि भेड़, बकरी इत्यादि, उन सभी का यहाँ पर हम पशुपालन कर सकते हैं। तो ये सभी जो है पशु इन्हीं जो है शीतोष्ण घास भूमियों पर निर्भर होते हैं। इस वजह से भी यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत सारे जो अलग अलग जो जीव जंतु हैं वह भी हमारे हिमालय क्षेत्र में मिलते हैं। तो इस प्रकार से आप इन सभी जो है बातों का एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये जो हिमालय क्षेत्र है वह जैव विविधता का विशाल भंडार हम इसे कह सकते हैं। तो इस प्रकार से इस लास्ट लाइन से आप यहाँ पर कंक्लूजन समझ सकते हैं कि हिमालय का जो महत्व है वह कितना इंपॉर्टेंट रखता है इंडिया के संदर्भ में और पूरे विश्व के संदर्भ में भी। तो आशा करता हूं कि पूरा ये जो लेक्चर था, क्लास थी, ये आपको इजीली समझ में आ गई होगी। आज की इसी टॉपिक पर बेस्ड आप 2 प्रश्न का आंसर लिखिएगा। एक तो है हिमालय की उत्पत्ति के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए, इसमें दोनों ही सिद्धांतों का विवरण आपको देना है। इसके अलावा सेकंड प्रश्न रहेगा आपका हिमालय का महत्व समझाइए 100 वर्ड लिमिट में। तो ये क्लास किस प्रकार से लगी आपको कमेंट करके प्रतिक्रिया देना ना भूले, और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है पीसी डाई से ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लासेस की नोटिफिकेशन और पीडीएफ अवेलेबल होते रहते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी साइट pcda.com वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। और आप अगर हमारी जो है जीके क्विज से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम के पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद।